तो आज हम आगे देखते हैं कैश फ्लो का। हमने अभी तक पीछे जो 3 विधियाँ इनका अध्ययन किया है कि ये 3 प्रकार की क्रियाएं इसमें लागू होती है। कौन सी? परिचालन क्रियाएं, विनियोजन क्रियाएं जिसे निवेश क्रिया कहते हैं, वित्तीय क्रियाएं और वित्तपूर्ति क्रियाएं। और आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसको ज्ञात करने की 2 विधि है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर हम प्रत्यक्ष विधि से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते हैं तो इसका जो तरीका होगा, परिचालन क्रियाएं व्यवसाय की उन क्रियाओं से संबंधित है जिनसे व्यवसाय में आय उत्पन्न होती है। मतलब व्यापार में हम आय कमाते हैं, जैसे माल खरीद कर बेचना हो गया। ठीक है। अब इसमें इनफ्लो का मतलब व्यापारी के द्वारा जो नगद राशि प्राप्त की जाती है वो इनफ्लो, और नगद जो भुगतान किया जाएगा वो आउटफ्लो। जैसे माल की बिक्री हो गई और या फिर सेवा, आपने माल नगद बेची है या सेवा प्रदान की, उसके बदले आपने कैश प्राप्त किया है जैसे ग्राहकों को, या फिर आपने ग्राहकों को उधार माल बेचा है, उनसे रुपए प्राप्त किए हैं। अधिकार शुल्क हो गया, फीस हो गई, कमीशन, अन्य आयगत रोकड़ प्राप्ति से कैश का इनफ्लो होगा। ये कौन सी विधि है? डायरेक्ट मेथड में एक तो सेवाओं की बिक्री, माल की बिक्री, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन, अन्य रोकड़ प्राप्ति से कैश का इनफ्लो होगा। आउटफ्लो किनसे होगा? आपने माल और सेवा जो आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर रहे हैं, जो लेनदार हैं, अगर हम उनको भुगतान कर रहे हैं तो इनका आउटफ्लो होगा। कर्मचारी को उनकी ओर से रोकड़ भुगतान करना हो, बीमा कंपनी की दशा में प्रीमियम, दावों, वार्षिकी, अन्य लाभों का क्या करना हो, भुगतान करना हो, तो भुगतान करेंगे तो कैश जाएगा भी, तो वो आउटफ्लो हो गया। जैसे आयकर का भुगतान करना है, लेकिन आयकर कब आएगा? अगर वो निवेश या वित्तपूर्ति क्रिया नहीं है। जैसे भावी कोई अनुबंध है, वादा अनुबंध है, विकल्प अनुबंध का आपने भुगतान किया है। ध्यान क्या रखना है कि वित्तीय उपक्रमों द्वारा रोकड़ या ऋण परिचालन क्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये उपक्रम की मुख्य आगम जनित क्रिया है। मुख्य का मतलब मेन, जिससे व्यापार का संचालन होगा। इसी तरह ब्याज, चाहे भुगतान हो चाहे प्राप्त, लाभांश प्राप्त हो या ब्याज प्राप्त हो, कौन सी क्रिया होगी? अगर ये कौन सी कंपनी अभी वित्तीय कंपनी की दशा की बात है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, किसमें कि सबसे पहले जो शुद्ध लाभ है या फिर आपकी परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है, इनमें क्या डिफरेंस है? पहले तो है कि एक लेखांकन वर्ष में परिचालन और गैर परिचालन क्रियाओं का जो परिणाम होता है केवल वो तो है शुद्ध लाभ, जिसमें सभी आय व्यय को शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें केवल, क्योंकि ये कौन सी है, रोकड़ प्रवाह है भी, और रोकड़ प्रवाह में केवल नगद को शामिल किया जाता है। जैसे परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होना चाहिए केवल, इसमें तो सभी होगा, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, लेकिन इसमें कौन सा होगा? केवल नगद। गैर परिचालन मद, जिसे हम नॉन कैश कहते हैं भी, जैसे डेप्रिसिएशन, तो लाभ में तो इसमें तो शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें नॉन कैश को शामिल नहीं किया जाता है। गैर परिचालन मदें, यानी जिसका संबंध व्यापार की ऑपरेटिंग से संबंधित नहीं हो, इसमें तो शामिल होगा, लेकिन कैश फ्लो में नॉन ऑपरेटिंग को शामिल नहीं करते हैं, गैर परिचालन को शामिल नहीं करते हैं। गणना इसमें तो होती है अर्जित, उपार्जन भी कह सकते हैं, अर्जित भी कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि आपने चाहे नगद कमाया हो या उधार हो, वो शामिल होगा। खर्चा आपने नगद किया हो या उधार, वो शामिल होगा, लेकिन इसमें केवल नगद होगा। आपने जो नगद राशि प्राप्त की है, नगद जो भुगतान किया, वो शामिल होगी। कार्यशील पूंजी में जो चेंज होगा, वर्किंग कैपिटल, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि ये तो लाभ है भी, लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल को शामिल किया जाता है, यानी चालू संपत्ति में कमी वृद्धि को शामिल किया जाएगा। ये तो अंतर इनमें हो गया। अब अंतर की बात करते हैं, रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह में अंतर। पहला जो अंतर है आधार का, ये तो है प्रत्यक्ष संबंध किसे, इसका रोकड़ से, और इसका संबंध है शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील का मतलब हो गया CA माइनस CL, मतलब चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाने के बाद। विश्लेषण का मतलब जांच, ये तो किस पर आधारित है? रोकड़ पर। और ये किस पर आधारित है? कार्यशील पूंजी। कार्यशील का मतलब CA माइनस CL। निर्माण किससे होगा? रोकड़ प्रवाह तो चालू संपत्ति में कमी वृद्धि होगी, वो देखनी है रोकड़ को छोड़कर। चालू दायित्व में भी कमी वृद्धि होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट को तो शामिल करते ही हैं अभी, किसमें? फाइनेंस में। लेकिन इसमें कौन सी होगी? कार्यशील पूंजी में। चालू संपत्ति में अगर कमी हो रही है और चालू दायित्व में अगर वृद्धि होगी तो कार्यशील पूंजी में क्या होगी? कमी होगी। अगर चालू दायित्व में वृद्धि हो रही है
और चालू दायित्व में कमी हो रही है तो WC यानी वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, वृद्धि। तो आपको इसका उत्तर ऐसे ध्यान रखना है। वैसे संपत्ति में कमी तो कार्यशील पूंजी में कमी, संपत्ति में वृद्धि तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि, और इनका विपरीत होगा इन दोनों का। अगर इनमें वृद्धि है तो इसमें कमी, इन दायित्व में कमी तो WC में वृद्धि। लेन देन का प्रभाव, इस पे तो रोकड़ होगा और इसमें कौन सी होगी, कार्यशील। उपयोगिता, रोकड़ प्रवाह तो हमेशा अल्पकाल का होता है क्योंकि इसमें संपत्ति भी कौन सी आती है, अल्पकालीन, लेकिन इसमें कौन सा होता है, दीर्घकाल का, क्योंकि इसमें अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन को भी शामिल किया जाता है। रोकड़ शेष, रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें तो जो भी दिखाएंगे वो किस में दिखाएंगे, एक टेबल में दिखाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आएगा जो भी है। प्रकाशन, रोकड़ प्रवाह का तो विवरण AS 3 में है, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का AS निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद जो अंतर है वो है रोकड़ प्रवाह और आय विवरण में अंतर किस प्रकार का है। इसी उद्देश्य से रोकड़ प्रवाह का अंतर्वाह बहिर्वाह किस में दिखाया जाता है, केवल रोकड़ का आवागमन दिखाते हैं रोकड़ प्रवाह में, और लाभार्जन दिखाते हैं आय विवरण में, क्योंकि इसका नाम ही P&L है। प्रकृति, इसमें केवल रोकड़ आएंगे, इसमें शुद्ध लाभ आने से संबंधित, इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसमें केवल रोकड़ दिखाया जाता है। इसका होता है विस्तृत, जिसमें नगद और उधार दोनों दिखाए जाते हैं। ये रोकड़ अवधारणा पर काम करता है, ये उपार्जन, ये नगद लिखेगा, ये नगद उधार दोनों लिखेगा। रोकड़ के साधनों या लाभदायिकता की जांच संभव नहीं है इससे, क्योंकि ये केवल नगद दिखाएगा भी, और विनियोग की लाभदायिकता और उसकी लागत से तुलना की जा सकती है। उसके बाद अंतिम जो इसका डिफरेंस है उसके बाद तो फॉर्मेट आ जाएंगे भी। ये जो रोकड़ प्रवाह और रोकड़ बजट में, जिसका 2022 फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया था इसका, तो ये किसने दिया है अभी, ग्रे और जॉनसन ने दिया है। कौन सा है अभी, कि रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो रोकड़ में हुए भूतकालीन परिवर्तन का वर्णन करता है। भूतकाल का जो बीत चुका है उसका वर्णन करेगा, लेकिन रोकड़ बजट हमेशा किसका होता है, भविष्य का पूर्वानुमान होता है। तो भविष्य में होने वाले रोकड़ संबंधी परिवर्तन का अनुमान है। इसमें 1 वर्ष से संबंधित होगा और बजट तिमाही साप्ताहिक कितने का भी हो सकता है। रोकड़ प्रवाह जो होगा वो किसी विशेष स्रोत या उपयोग पर बल देता है, लेकिन रोकड़ बजट मौसमी या अस्थायी रोकड़ पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्तीय पैटर्न पर आधारित है, जो ज़्यादातर मौसमी पर होते हैं। ये भूतकालीन विश्लेषण की तकनीक है, यानी जो बीत चुका है, जो खर्चे हम कर चुके हैं उसकी जांच करनी है, और ये जो खर्चे हम भविष्य में करेंगे उसका पूर्वानुमान लगाता है। विश्लेषण का मतलब जांच, जो खर्चे कर चुके हैं उसकी जांच करना है, और इसमें क्या होगा, जो खर्चे भविष्य में करेंगे उसका पूर्वानुमान लगाना है। तो इसी के साथ इनके जो डिफरेंस है कैश फ्लो में वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैश फ्लो का फॉर्मेट किस प्रकार बनाया जाता है। धन्यवाद।